हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 31 अगस्त 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। दोस्तों, इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। पहला, फ्लड्स एंड फोर्स, और आज का जो दूसरा आर्टिकल रहेगा वो है प्लेजेस फ्रॉम रेड फोर्ट, प्लेजेस बाय एवरी इंडियन। चलिए, दोनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला आर्टिकल है फ्लड्स एंड फोर्स, ये जो पूरा आर्टिकल है वो इर्द गिर्द घूम रहा है पाकिस्तान में जो गंभीर बाढ़ की स्थिति इस बार बन गई है उसके ऊपर। पूरा देश बाढ़ के भीषण चपेट में इस बार आ चुका है। लगभग एक तिहाई पूरा जो पाकिस्तान है वो इस समय जलमग्न हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को ट्वीट द्वारा पाकिस्तान के लोगों की गंभीर स्थिति के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की गई। बेसिकली इस आर्टिकल में आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो इस बार पाकिस्तान का जो बाढ़ है वो हाल फिलहाल में आए जो भी नेचुरल कैलामिटीज हैं उनमें काफी ज्यादा गंभीर है और लगभग 30 मिलियन, बेसिकली 33+ मिलियन लोगों से ज़्यादा इस फ्लड से अफेक्टेड हैं। कुछ एरियाज़ की बात कर लेते हैं तो देखिए, पेशावर का एरिया और क्वेटा, सिंध, कराची, बलूचिस्तान, ये जितने सारे एरिया हैं यहाँ पर स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। अब इसमें लगभग 1100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 33 मिलियन से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो चुके हैं और जो सरकारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक एक तिहाई से ज़्यादा पाकिस्तान पानी के अंदर इस वक्त डूबा हुआ है। ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है लगभग $10 बिलियन से ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी जो भी नुकसान लोगों का हुआ है उनको पुनर्स्थापित करने के लिए। इसके साथ में ये भी आकलन किया जा रहा है कि जो क्रॉप्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं वहाँ पर पाकिस्तान में। अब सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज की होने वाली है। इस सब के साथ में जैसे जैसे बाढ़ पीछे होगी वैसे वैसे कई सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। तो मल्टीपल इफेक्ट पाकिस्तान पर इस बार हो रहा है और आने वाले समय में सबका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ेगा। जो बाढ़ आई है इसके जड़ में क्लाइमेट चेंज को बताया जा रहा है, जो कि न ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया समेत संपूर्ण विश्व के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस पोस्ट कर रहा है। इस सबके बीच में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने ग्लोबल अपील की है कि पाकिस्तान की इस संकट के समय में मदद की जाए। दुनिया के बहुत सारे देश इंक्लूडिंग यूके, यूएस, चाइना, यूएई, कतर, तुर्की, इन सब के द्वारा जो एड है वो डिस्पैच पाकिस्तान के लिए कर दी जा चुकी है। इन सब के अलावा जो आईएमएफ है उसने भी वादा किया है 1.1 बिलियन के पैकेज देने का। अब इन सब के बीच में ये भी बात कही जा रही है, पाकिस्तान के जो फिनांस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल जी, उन्होंने भी ये कहा है कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि जो भारत से पाकिस्तान के जो भी ट्रेड होते थे उस पर जो बैन लगा हुआ था जब से जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन 2019 में हुआ था, अब उस बैन को हटाने का समय आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। और ऐसे में विशेष तौर पर सब्जियों की बात करें, इसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें, उनका यदि भारत से इंपोर्ट होगा तो थोड़ी सी रिलीफ ज़रूर पाकिस्तान को मिलेगी। बेसिकली जब पाकिस्तान ने भारत से ट्रेड बैन लगा दिया था, हालांकि फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट पाकिस्तान कोविड के बाद से लगातार कर रहा है, साथ में जो अफगानिस्तान में हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेजते हैं उसको भी पाकिस्तान थोड़ा बहुत उसमें भी छूट दे देता है भारत को। बाकी सब के लिए पाकिस्तान ने जब से जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन 2019 के बाद से बैन लगाया था, हालांकि अब जो बैन लगा है यदि वो बैन आगे बढ़ता है तो उसका खामी जो नुकसान होता है वो पाकिस्तान को ही झेलना पड़ेगा। अब इन सब के बीच में ये भी बात कही जा रही है आर्टिकल में कि अब दोनों ही देश के द्वारा
इस जो फ्लड आया, जो बाढ़ की जो संकट की स्थिति आई है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर में देखना चाहिए, जिसमें कि दोनों देश के बीच में जो संबंधों में खटास पैदा हो गई है उसको पुनर्स्थापित किया जाए, संबंधों को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। अब इसमें यह भी बात हो रही है कि भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी, पाकिस्तान की तरफ से जो शहबाज शरीफ जी हैं, दोनों लीडरशिप में, दोनों कंट्री के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं और जितने भी डिप्लोमेट हैं, उनको साथ में प्रयास करना पड़ेगा कि वापस जो कम्युनिकेशन के चैनल है उनको खोला जाए। इन सबके साथ में ये भी बात हो रही है कि एक ऐसा समय, जब जो संकट का समय है, जहां पर पड़ोस में इतनी जो विभीषण संकट आ चुका है, ऐसे में यदि भारत मदद नहीं करेगा तो वो पड़ोसी धर्म की भी अवमानना होगी। और पाकिस्तान अगर ऐसे में जो भी इंपोर्ट बैन नहीं लगाया है, जो इंपोर्ट बैन लगा है, उसको यदि नहीं हटाता है तो वो भी एक हठी प्रवृत्ति का प्रदर्शन होगा, जो कि दोनों ही देश के हित में नहीं है। नहीं भारत के समय, इस समय पाकिस्तान की मदद को न आगे बढ़ना वो भारत के हित में, और नहीं पाकिस्तान के लिए भारत से दूरी बना के रखना इस वक्त पाकिस्तान के हित में है। इन सब के बीच में दोनों ही प्रधानमंत्री, दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री का अभी उज्बेकिस्तान में जो एससीओ सम्मेलन होना है वहां पर मुलाकात होगी, और ऐसी उम्मीद ये भी किया जा रहा है कि दोनों ही जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा ऐसी पहल करना आवश्यक बन चुका है, जिससे दोनों देश वापस थोड़ा सा नजदीक आने का प्रयास करें और जो भी कंस्ट्रक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ उसको बिल्डअप किया जा सके। लगभग एक दशक से ज़्यादा का समय बीत चुका है टेररिज्म के इशू को लेकर। जो संवाद है वो लगभग जितने भी संवाद के चैनल हो सकते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो एक तरीके से सब में ठहराव आ गया है, रुकावट पैदा हो चुकी है। अब उस रुकावट को इस संकट के समय में दूर करने की ज़रूरत आ गई है। दोस्तों, आज का जो दूसरा आर्टिकल है वो बेसिकली है प्लेजेस फ्रॉम रेड फोर्ट, प्लेजेस बाय एवरी इंडियन। इस आर्टिकल को सैम पित्रोदा जी ने लिखा हुआ है। सैम पित्रोदा जी जो वर्ल्ड रिनाउंड थिंकर के रूप में जाने जाते हैं। इन सब के अलावा राजीव गांधी गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह में ये एडवाइजर के रूप में भी प्रधानमंत्री के कार्य कररत थे, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में इनके द्वारा आर्टिकल जो भी लिखा गया है वो स्वयं में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है ये इर्द गिर्द घूम रहा है। अभी जो भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, 75वें वर्ष गांठ को हमने काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया, और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान में जो 5 प्लेजेस की जो घोषणा की गई थी, कौन कौन से 5 प्लेजेस थे? भारत को 2047 तक एक डेवलप नेशन बना देना, साथ में जो भी कॉलोनाइजेशन के जितने भी ट्रेसेस हैं उनको हटाना, इसके अलावा जो अपनी हेरिडिटी है उसमें प्राइड करना, यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाना, और सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन। ये 5 जो प्लेजेस थे, इसको फोकस करने के लिए प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो शपथ लिया, प्रण लिया था। ऐसे में सैम पित्रोदा जी आगे कह रहे हैं कि हम किस तरीके का, बेसिकली वन बाय वन वो सारे जो प्लेजेस प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो दिए थे, इन सब को सैम पित्रोदा जी वन बाय वन करके सारे को इस पे बात कर रहे हैं, अपने व्यू पॉइंट को आगे रख रहे हैं। तो सबसे पहले बात हो रही डेवलप्ड नेशन, जिसकी बात हो रही थी 2047 तक प्रधानमंत्री ने प्लेज किया है कि भारत को एक डेवलप्ड नेशन के रूप में कन्वर्ट करना है। इसमें सैम पित्रोदा जी आगे सवाल कर रहे हैं, हम किस तरीके का आखिर डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं? क्या हम एक ऐसा नेशन बनना चाहते हैं जिसकी जीडीपी तो काफ़ी हाई हो, पर जितने भी जो इनइक्वालिटी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वृहद समाज में देखने को मिले, समाज में एक्सक्लूजन दिखे, पोवर्टी दिखे, गरीबी दिखे, भुखमरी दिखे, इन सब के अलावा इनजस्टिस, वायलेंस, अनरेस्ट। क्या हम एक ऐसे डेवलप नेशन के रूप में आगे बढ़ना चाहेंगे, या बल्कि हम एक ऐसा डेवलप नेशन के रूप में जाना चाहेंगे जहां पर जो समता मूलक समाज हो, प्रॉस्पेरिटी हो, इंक्लूजन हो, खुशियां सब तरफ हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो? आखिर हम कैसा डेवलप नेशन बनना चाहते हैं, जो सेलेक्टेड कुछ लोगों के लिए हो या जो सभी के लिए हो? आगे ये भी बात सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं, बेसिकली जो हमारा संविधान है, जो लोकतंत्र है, जो डाइवर्सिटी भारत के, फ्रीडम, इक्वलिटी, इक्विटी, जस्टिस की बात कर रहे हैं, हमको इन सारे तत्वों में और ज़्यादा इनको मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इन सब के अलावा जो आज के मौजूदा कई सारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो साफ हवा का हो, पानी का हो,
एनर्जी का हो, साफ सुथरी एनर्जी की जहाँ बात की जाती है, हम इन सब पे हमको सबसे पहले फोकस करना होगा। इन सब के अलावा यदि हमको ये सारी चीज़ों को अचीव करना है तो जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होते हैं, सबको, सिविल सोसाइटी हो गई, डिसेंट्रलाइजेशन, डेवलपमेंट को हमको ध्यान रखना होगा। साथ में जो लोग हैं बेसिकली उनको एक साइंटिफिक माइंडसेट से आगे बढ़ना होगा। इसके बाद जब सेकंड प्लेज की बात की जा रही है तो उसमें सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं, जब हम जो भी कॉलोनाइजेशन के जितने भी ट्रेसेस है उसको जब हटाने की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब भारत से जो गरीब लोग हैं और जो वीकर सेक्शन है उनको बेसिकली, चाहे वो मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात हो, बाल मजदूरी की बात हो, भारत में जो कास्ट सिस्टम फैला हुआ है, या मेन जो बेसिकली जो एक नर समाज के रूप में हम देखा जाता है, जो मेल डोमिनेंस देखा जा रहा है, कास्ट डोमिनेंस हमारे सिस्टम में देखा जाता है सोसाइटी के, इन सबको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक हम ट्रेसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन को मिटाने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस सब के बाद जो तीसरे प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था उस पर सैम पित्रोदा जी आगे कह रहे हैं कि जब हम अपने जो हमारे हेरिटेज रहा है, जो कल्चर रहा है, उसमें जब हम गर्व की बात कहते हैं तो सबसे पहले हमको जितने भी हमारे पास्ट में जो भी प्रिजुडाइसेस हुए हैं उसको हमको हटाना होगा। साथ में हमको अधिक तार्किक होकर जो भविष्य है उसको देखना होगा, और कैसा भविष्य हो, जो ऐसा भविष्य हमको देखना होगा जो सभी के लिए हो, जो समता मूलक भविष्य हो, जिसमें कोई भी पीछे ना छूटे। इस सब के बाद आगे जब चौथे प्रण की बात मोदी जी ने किया था, जहां पर यूनिटी इंटीग्रिटी की बात कहा गया था, जो कि शांति और विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर सैम पित्रोदा जी आगे ये भी बात कर रहे हैं कि यदि हम जब यूनिटी इंटीग्रिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस की बात जब करते हैं तो हमको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमको टॉलरेंस की बात करनी पड़ेगी। हमको टॉलरेंस रिलीजन में देखना होगा, रेस में, कास्ट, कस्टम, लैंग्वेज, सोशल स्टेटस, हर जगह टॉलरेंस, इंक्लूजन, इक्वलिटी, सब चीज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा। इन सब के अलावा जो लास्ट में पांचवें प्रण की बात मोदी जी ने कहा था कि जो हमारे जो सिटीजन हैं उनमें एक सेंस ऑफ ड्यूटी जगानी होगी कि ये सबका कर्तव्य है कि जो देश है, देश हित में कार्य किया जाए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। तो बेसिकली सैम पित्रोदा जी आगे कह रहे हैं कि यदि ऐसा करना है तो सबसे पहले लोगों के बीच में डिसिप्लिन को जगाना होगा, कैरेक्टर, वैल्यू, मॉरल, इथिक्स, और सबसे आगे एक निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेक्रीफाइस की बात आगे लोगों के बीच में रखनी पड़ेगी, जिससे जो दूसरे लोग हैं उनकी सेवा की जा सके और सोसाइटी एज अ होल सबकी मदद के लिए आगे बढ़ा जाए। आगे सैम पित्रोदा जी अपना एनालिसिस को आगे बढ़ा रहे हैं। बेसिकली आज के इन्वायरमेंट की बात वो कर रहे हैं कि आज का जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन को देखने को मिल रहा है। बहुत से ऐसी बातें आगे देखने को मिल रही है जिसमें जो अप्रोच है गवर्नेंस का बेसिकली वो टॉप टू डाउन दिख रहा है। पहले जो पिरामिड होता है समाज का, सोसाइटी का, उसमें जो सबसे ऊपर तबके पे लोग बैठे होते हैं उनका विकास सबसे पहले देखने को मिल रहा है, और उसी क्रम में सबसे लास्ट में जो सबसे नीचे बैठा हुआ जो मार्जिनलाइज सेक्टर है उसका विकास सबसे लास्ट में देखने को मिल रहा है। हालांकि सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं कि जब हम आगे बात करें जो पंच प्रण प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, अगर उसको अचीव करना है तो इस अप्रोच के बजाय बॉटम टू अप अप्रोच की बात करनी पड़ेगी, जहां पर जो समाज का जो सबसे जो निम्न तबका है, जो सबसे ज़्यादा जो त्यक्त, जो मार्जिनलाइज सेक्टर है, उसके विकास को सबसे पहले और प्रायोरिटी से ध्यान देना होगा। इन सब के अलावा आगे ये भी बात हो रही है कि आज जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वो कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हैं। जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। इन सब के अलावा मीडिया भी काफ़ी मैनिपुलेटेड और मैनेज्ड नज़र आ रहा है। इसके आगे ये भी बात कही जा रही है कि एक विशेष धर्म के प्रति झुकाव, और ऐसे में जो दूसरे माइनॉरिटीज़ और दूसरे जो धर्म हैं वो सब कहीं ना कहीं उनको दोयम दर्जे का जो शिकार होना पड़ रहा है वो कहीं से सही नहीं। और जब देश निर्माण की बात करेंगे तो सभी को एक समान सम्मान देना पड़ेगा, कहीं पर भी प्रेफरेंस नहीं दिखाना होगा। और इन सब के साथ में आगे ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से शहरों के नाम बदले जा रहे, इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास किया जा रहा है, यदि यही परंपरा आगे बढ़ती गई तो जो प्रॉमिसेस प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पंच प्रण लिए हैं
उनको उस तरीके से अचीव करना मुश्किल रहेगा। इन सब के बाद ये भी बात आगे पित्रोदा जी बढ़ा रहे हैं, बेसिकली अब वो जितने भी प्रोमिसेस हैं उसको वो किस तरीके से देख रहे हैं, और वो उस सारे प्रोमिसेस को रिफ्रेन करके खुद के ऊपर लागू करते हुए आगे लिख रहे हैं कि अब मैं हर जो भी हम साथ के जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो दूसरे मानव हैं, सबको इक्वलिटी के साथ मैं ट्रीट करूंगा, सबकी रिस्पेक्ट करूंगा, सबके डिग्निटी का ध्यान रखूंगा। वो किसी भी जाति, धर्म, कलर, कस्टम, कैरियर, जेंडर, लैंग्वेज, रेजिडेंस, इन सब के बावजूद मैं सभी के साथ बाइज्जत बर्ताव करूंगा और सभी की डिग्निटी का ख्याल रखूंगा। साथ ही साथ में जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चार्टर है, मैं उसका हर तरीके से फॉलो करूंगा, और इन सब के साथ में जो मेरे आसपास के फेलो ह्यूमन बीइंग है उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और बेटरमेंट का ध्यान रखूंगा। इन सब के साथ में मैं समाज को और आगे बढ़ाने के लिए जो भारतीय संविधान है उसमें अपनी निष्ठा व्यक्त करूंगा, और जो भारत का जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आज़ादी है, डाइवर्सिटी है, इंक्लूजन है, यहाँ पर जो भी इक्वलिटी की बात होती है, जस्टिस, सब इंस्टीट्यूशन जितने भी हो गए सबको मैं सब में अपना विश्वास हमेशा जताऊंगा, इनको ट्रांसपेरेंट रखने का प्रयास करूंगा। अब इन सब के बाद एक रैशनल माइंडसेट की बात सैम पित्रोदा जी कर रहे हैं। इन सब के बाद सैम पित्रोदा जी आगे ये भी बात कह रहे हैं कि मैं हमेशा एक गुड सिटीजन होने का प्रयास करूंगा, और साथ ही साथ में सत्य की मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि जो भी सत्य का मार्ग है, सत्य को मैं हमेशा अपने जीवन में उतारूंगा। इन सब के बाद ये भी पित्रोदा जी आगे बात कह रहे हैं कि करप्शन किसी भी तरीके का हो, टैक्स इवेजन, क्राइम, हेट, वायलेंस, ड्रग, चीटिंग, लाइज, अब्यूज, पर्सनल अटैक इत्यादि, मिस इन्फॉर्मेशन, इन सब से मैं दूर रहूंगा, और मैं किसी भी तरीके के ऐसे चीज़ों में नहीं उलझूंगा जहां पर बदला लेने की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है, बल्कि मैं बदला लेने की प्रवृत्ति को पीछे छोड़ के जो माफ़ करने की प्रवृत्ति है उसको आगे बढ़ूंगा। साथ में जो औरतें, जो लड़कियां हैं, मैं उनका, बच्चों का, सबका मैं रिस्पेक्ट करूंगा। अब इसके बाद ये भी बात सैम पित्रोदा जी ये कह रहे हैं कि मैं हफ्ते के कुछ घंटे को समाज कल्याण में निवेश करूंगा, चाहे वो लोगों को बेसिक नीड प्रोवाइड करने की बात हो, सफाई में योगदान देने की बात हो, भूखों को खाना खिलाने की बात हो, शिक्षा प्रदान करने की बात हो, इत्यादि जो भी सोशल सर्विस होते हैं उसके लिए हफ्ते में कुछ घंटे मैं अपने निकाल के उसमें निवेश करूंगा, समाज के बेटरमेंट में कार्य करूंगा। इन सब के अलावा गांधी जी की जो भी आइडियाज थे उसको प्रमोट करने का प्रयास करूंगा, जो नॉन वायलेंस इत्यादि, और ये प्रयास मेरे घर से शुरू होगा, मेरे परिवार से, घर से, परिवार से, स्कूल से, समाज से, तब आगे बढ़ते बढ़ते तब जाकर ये कहीं पर देश में फैल सकता है। इन सब के बाद पित्रोदा जी आगे ये भी बात कर रहे हैं, एक जो रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग की बात, हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बात कही गई है उसकी भी प्रयास सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं कि एज अ सिटीजन मैं इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इन सब के बाद में एक मीनिंगफुल डायलॉग, और जो लोकतंत्र में आखिर कहा भी जाता है कि मतभेदों का सम्मान करना ही ये सम्मान की गहराई दर्शाती है कि लोकतंत्र कितना फला फूला है, कितना परिपक्व लोकतंत्र हो चुका है। तो बेसिकली इस आइडियोलॉजी का प्रसार और इसका प्रैक्टिस व्यक्तिगत जीवन में करने की बात भी पित्रोदा जी आगे कह रहे हैं। बेसिकली ये जो भी सेल्फ प्लेज पित्रोदा जी ले रहे हैं उसके माध्यम से वो ये जताना चाहते हैं कि ये प्लेज सिर्फ सैम पित्रोदा जी नहीं ले रहे, ये हर एक सिटीजन को लेना चाहिए। बेसिकली जब तक एक मास मूवमेंट, जब तक लोगों के बीच में ये एक मास मूवमेंट की तरीके से सारे जो जितने भी प्लेज है इनका प्रसार नहीं होगा, हर एक व्यक्ति अपनी भूमिका के महत्व को नहीं समझेगा, तब तक प्रधानमंत्री द्वारा जो भी प्रण लिए गए हैं जिसको आगे पूरा करना है उसको पूरा नहीं किया जा सकेगा। अब इसमें ये भी बात आगे कही जा रही है कि हर फील्ड में, चाहे वो बिजनेस का हो, गवर्नमेंट का हो, सिविल सोसाइटी, डिफेंस, जुडिशरी, मीडिया, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हर फील्ड में इस प्लेज को जितने भी हमारे जो भी नागरिक हैं सबको निभाना होगा, सबको आगे आना होगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अब
प्रधान माफ कीजिएगा, सैम पित्रोदा जी इस बात को कह रहे हैं कि मैं तो इस जो प्लेज है इसको मैं ले रहा हूं, पर क्या अब आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं? तो दोस्तों, आज के हिंदू के एडिटोरियल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।